अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज का फर्स्ट लेक्चर और जिसमें जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसमें है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स, हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड इट्स टाइप्स, एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर आप लोगों को एक सीक्वेंस के साथ मिलते रहें। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसको कहा जाता है। तो प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली ये हदायत का एक ऐसा सेट होता है जो एक वेल डिफाइंड मेथड के साथ हम सिस्टम को देते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो है वो काम करता है। ये प्रोग्राम जो बेसिकली है इनको भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। तो पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन हम करते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस है जो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस काम करती है। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं हमने एक सीक्वेंस के साथ और एक वेल डिफाइंड मेथड के साथ सिस्टम को देनी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो अभी मैंने कहा कि हर प्रोग्राम जो है किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है बेसिकली जो लैंग्वेज बिल्ड होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सम लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स होती है, तब जाके वो लैंग्वेज जो है वो बिल्ड की जाती है। और ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको यूज करके हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं और यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर के और यूजर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा जरिया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज और एक को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को मजीद दो हिस्सों में हम कैटेगराइज करेंगे जिसमें एक को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है और एक को हम असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्लोज टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स होती है। इसका मतलब ये है कि लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना यूज़र के लिए डिफ़िकल्ट है लेकिन कंप्यूटर के लिए आसान है, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर मशीन है सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम मशीन कोड कहते हैं, जिसको हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है जिसमें एक को हम मशीन लैंग्वेज और एक को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो प्योरली कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखी जाती है, यानी जिसको हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं। मशीन लैंग्वेज में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं और इसमें कोडिंग करना एक ह्यूमन बींग्स के लिए वेरी डिफिकल्ट टास्क है। ये मशीन लैंग्वेज जो है ये एक नेटिव लैंग्वेज भी है जिसको हम इन अदर वर्ड्स इनबॉर्न या बिल्ट इन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, यानी ये कंप्यूटर की अपनी एक मादरी जुबान है। तो ये इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में लिखी होती हैं तो इसलिए इनकी एग्जीक्यूशन भी फास्ट होती है बिकॉज दीज इंस्ट्रक्शंस नीड ऑफ एनी ट्रांसलेशन। तो ये मशीन डिपेंडेंट है क्योंकि हर कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये होता है जो हम लैंग्वेज इस कंप्यूटर के लिए या जिस हार्डवेयर के लिए लिखते हैं वो उसी पे चला सकते हैं, उसके अलावा हम उसको किसी और पे रन नहीं कर सकते। ये लैंग्वेजेस यूजर्स के लिए समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं। अगर यूजर के सामने 0 1 1 1 0 1 लिख दिया जाए तो उसके लिए ये सिवाय 0 और 1 के कुछ भी नहीं है, इससे कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि यहाँ पे क्या यूज़र कहना चाह रहा है। तो लिहाजा मशीन लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। उसके बाद ये जो इसकी टाइप उसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ये मशीन लैंग्वेज के और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान में लैंग्वेज है जिसको हम कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ 1 स्टेप हायर एंड मशीन लैंग्वेज, यानी ये मशीन लैंग्वेज से 1 स्टेप हायर है। ये समझ लें कि इसमें जितनी भी हम कोडिंग करेंगे वो निमोनिक्स के फॉर्म में की जाती है। ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, यानी जिनको जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं मूव, ऐड, सब, यानी मूव या उसके बाद ऐड का मतलब एडिशन, सब का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली जो हैं ये असेंबली के अंदर की जाती हैं। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखना है वो मशीन लैंग्वेज की निस्बत ईजी है बिकॉज मशीन लैंग्वेज के अंदर तो हम सारा काम 0 1 की फॉर्म में कर रहे होते हैं, लेकिन असेंबली के अंदर हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज़ करते हैं
इसलिए इसको हम वन स्टेप हायर भी कहते हैं। और असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करके हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, यानी सिस्टम हार्डवेयर की कोडिंग, प्रोसेसर की कोडिंग, इसी तरह हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जो कोडिंग है वो हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर कर रहे होते हैं। के बाद इसकी ट्रांसलेशंस जो है वो ज़रूरी है। असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम असेंबलर के नाम से जानते हैं। सो असेंबलर मस्ट बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन लैंग्वेज। उसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश लाइक वर्डिंग के अंदर लिखी जाती है और इस लैंग्वेज को यूज़र्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ ये उसकी लैंग्वेज में नहीं होता। सो इसमें जितने भी हम वर्ड्स लिखते हैं वो इंग्लिश वर्डिंग की सूरत में, जैसे प्रिंट कह लें या इनपुट कह लें। और हर लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के जो रूल्स हैं उसको हम सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। हर लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है और वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन हमने अकॉर्डिंग टू दैट सिंटैक्स ही फॉलो करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो कि अभी हम सी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस, सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। और बाकी जो लैंग्वेजेस, अगर आप अदर लैंग्वेजेस को लर्न करेंगे, फॉर एग्जांपल आप जावा को कर लें, सी शार्प को कर लें, PHP को कर लें, तो उन लैंग्वेजेस के अंदर और इसके अंदर लिटिल बिट डिफरेंस है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो हैं हम अगले लेक्चर्स के अंदर अलग से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर होगा, चाहे वो सिंटैक्स एरर हो, तो वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता, वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लिहाजा जितनी भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी हैं, जितनी भी आपने कोडिंग करनी है, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन और अकॉर्डिंग टू करेक्ट सिंटैक्स जो है वो हम कोडिंग करेंगे, तब जाके वो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो सकता है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जिसमें C और C++ है, जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रन है, बेसिक और कोबल। और हर लैंग्वेज का कोई ना कोई एक बेसिक पर्पज़ है। जैसे हम मोस्टली अभी स्टडी करते हैं C और C++ को, तो इसको यूज़ करके हम सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट का काम करते हैं। जावा ज़्यादातर मशहूर है नेटवर्किंग और ग्राफिकल प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पास्कल को हम इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। फोर्ट्रन स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। ये मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। और बेसिक मोस्टली इस्तेमाल की जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक और सिंपल प्रोग्राम्स को सॉल्व या सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और कोबल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट मींस इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम बिजनेस एप्लीकेशंस को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है, अभी तक जो हमने 3 कैटेगरीज स्टडी की हैं लैंग्वेजेस की, जिसमें हमने एक स्टडी की लो लेवल लैंग्वेज और उसकी 2 कैटेगरीज, जिसमें एक हमने पढ़ा मशीन और एक है असेंबली लैंग्वेज, और दूसरे उसके बाद हमारे पास है हाई लेवल। सिंपल सा ओवरव्यू, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर है एंड फार फ्रॉम द यूजर्स है। फार FAR मीन दूर। लो लेवल लैंग्वेज यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, जबकि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी उसकी लैंग्वेज में लिखी गई। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस वो हैं जो 1 स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज की निस्बत, और इसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं, सिंपल शॉर्ट वर्ड्स लिखते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग जो है ये हम सारी की सारी ट्रांसलेशन आगे असेंबलर के थ्रू करते हैं इसकी। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है। अब हाई लेवल के अंदर हमने स्टडी किया कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्लोज टू ह्यूमन बींग्स एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हमने हर प्रोग्राम, हर कोडिंग कंप्यूटर के लिए तो करनी है, कंप्यूटर पे भी तो हमने उसको रन करना है। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसको कंप्यूटर पे ही तो हमने रन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट programs written in high level language on computer. So all these program must be converted into the machine code. तो यहाँ पर फिर हमारे माइंड में एक अनदर क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ ट्रांसलेटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो के अंदर कन्वर्ट करेंगे और मशीन अंडरस्टैंडेबल बनेंगे और उसको कंप्यूटर ईजिली आगे फिर चला सकेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आउटलाइन, वो है हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ खसूसियात, इसकी करैक्टरिस्टिक्स।
अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है इजी टू लर्न। इजी टू लर्न क्यों है? क्योंकि ये क्लोज टू ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे लिए उनको याद रखना, उसको समझना आसान होता है। इजी एरर डिटेक्शन है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हम इंग्लिश वर्डिंग के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम स्पेलिंग इजीली याद भी रख सकते हैं, तो इसलिए इजी टू रीड एंड मॉडिफाई है। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स का मतलब ये है कि इसका सिंटैक्स वेल डिफाइन है, इसका सिंटैक्स एक एक्यूरेट है, एक प्री डिफाइन है जो कि बार बार चेंज नहीं होता। यानी अगर आप एक प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखेंगे, उसके बाद हम मेन फंक्शन की लाइन को लिख रहे हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम की मेन बॉडी को डिफाइन करेंगे। तो ये इसका एक प्री डिफाइन सिंटैक्स है। और ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली लैंग्वेजेस के डिफ़ाइन किए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में जो डिफ़ाइन करती हैं, लेकिन सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स स्टैंडर्डाइज किया गया है वो उसको एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनसी कहा जाता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसने इसका स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया हुआ। उसके बाद कहता है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। ये अनदर एडवांटेज है सी लैंग्वेज का। इसका मतलब ये है कि अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर की डिटेल होना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि ये कंप्यूटर कौन सा है, इसकी रैम कितनी है, इसका प्रोसेसर कितना है, इसका मदरबोर्ड कौन सा है। इट मीन्स कि आप सिंपली कंसंट्रेट कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोग्राम को सॉल्व करें, अपने प्रोग्राम्स को लिखना स्टार्ट करें। ये मैटर नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर पेंटियम 2 है या 3 है या 4 है या कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें। तो इसलिए यहाँ पे ये भी किसका अनदर एडवांटेज है कि हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के नॉलेज को जाने बिना हम डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद कहता है मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट एक अनदर और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है इसका हाई लेवल लैंग्वेजेस का, जिसमें हम अगर कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में की है तो उसको हम ना कि सिर्फ उस सिस्टम पे जिस पे हमने ये कोड लिखा है उस पर रन कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा हम अगर किसी अनदर जनरेशन के कंप्यूटर प्रोसेसर पे भी रन करना चाहे तो हम इसको कर सकते हैं। जिसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी है कि अगर आपने एक प्रोग्राम इंटेल कंप्यूटर पे जनरेट किया तो आप उसको मोटोरोला प्रोसेसर पे भी रन कर सकते हैं, आप उसको AMD पे भी रन कर सकते हैं। सो ये मशीन इंडिपेंडेंस एक अनदर एडवांटेज है इसका। उसके बाद कहता है मोर प्रोग्रामर्स। अब देखें अभी तक हमने कितने इसके एडवांटेजेस स्टडी किए, इसकी करेक्टरिस्टिक्स स्टडी की हैं। तो जिस लैंग्वेज के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी खसूसियात होंगी तो डेफिनेटली उसको लर्न करने के लिए यूज़र्स भी ज़्यादा ही होंगे। तो चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज को याद रखना आसान है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, इसलिए ये ज़्यादातर यूज़र्स इसको सीखना भी चाहते हैं। तो सबसे लास्ट पे है शॉर्टर प्रोग्राम्स। इट मीन्स कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी गई एक इंस्ट्रक्शन, एक लाइन, जो एक लाइन का पीस ऑफ कोड है वो मैनी इंस्ट्रक्शंस लो लेवल लैंग्वेज के बराबर होता है। यानी इसकी मिसाल आप यहाँ से ले लें, अगर आपने एक इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है A जिसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए आप सबसे पहले उसको देखेंगे कि इसकी डेसिमल नंबर क्या है, फिर उसके बाद उस डेसिमल को बाइनरी बनाएंगे। तो हो सकता है कि वो जो A है वो मैनी ज़ीरो और नॉन के बराबर हो। तो इसलिए शॉर्टर प्रोग्राम का मतलब है कि जो कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे वो बेशुमार लो लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस के इक्वलेंट होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। हमने जो प्रीवियस टॉपिक को स्टार्ट किया उसी में हमने हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज की बात की थी। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो बेसिकली सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का ताल्लुक उसी से है। वो इंस्ट्रक्शंस जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन जो हमने मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखी होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यानी कि द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज सोर्स कोड। सोर्स कोड को डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, सो इट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू द बाइनरी कोड। तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो इंशाल्लाह कमिंग स्लाइड के अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मशीन कोड। अब जो इंस्ट्रक्शंस हमने लो लेवल में लिखी होती हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और अगर हमने इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में की हैं तो उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को हमने मशीन में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड एक ऐसा कोड है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड भी कर सकता है। उसके बाद व्हाट आर द लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर एंड देयर टाइप्स। हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं और उसको हमने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है।
तो उसको हाई को लो में या असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को लो में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी न किसी ट्रांसलेटर का सहारा लेना पड़ता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, जिनमें एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर है। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है कि जो आपके लिखे हुए हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन, जो आपके लिखे हुए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा ऑल एट वंस। ऑल एट वंस का मतलब होता है कि उसके अंदर बेशक उस कोडिंग के अंदर 100, 200, 300 लाइन्स है, वो तमाम की तमाम लाइन्स को ऑल एट वंस आपके सिंगल बटन क्लिक करने से उनको लो में कन्वर्ट करेगा, अगर उसके अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। तो ये उसकी शर्त है, क्योंकि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होते ही तब अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं होता। अब सिंटैक्स एरर में जो सिंटैक्स एरर क्या होता है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल से। फ़िलहाल इतना समझ लें कि सिंटैक्स एरर की जो चंद अलामात हैं वो ये हैं कि अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो भी सिंटैक्स एरर होता है, अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं वो भी सिंटैक्स एरर होता है, अगर आप प्रोग्राम कोडिंग के अंदर सेमीकोलन को मिस कर देंगे वो भी सिंटैक्स एरर होता है। तो बेसिकली ये सिंटैक्स एरर कंसिडर होते हैं। तो कंपाइलर जो है ये ऐसा ट्रांसलेटर है कि जिसको हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा अपनी इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो कहता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर्स। क्योंकि इस वक्त दुनिया में बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, जिनमें सी है, C++ है, जावा है, कोबल है, बेसिक है, पास्कल, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इन तमाम लैंग्वेजेस के डिफरेंट ट्रांसलेटर्स होते हैं। आप एक ही ट्रांसलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हर तरह की लैंग्वेजेस के लिए, तो वो फिर जिस तरह की लैंग्वेजेस आप इस्तेमाल करेंगे उस तरह का आप ट्रांसलेटर भी इस्तेमाल करेंगे। अपने तमाम के तमाम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो तभी होगा जब हम किसी न किसी इन तीनों में से ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करेंगे। कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज लैंग्वेजेस फॉर विच इट इज़ रिटन। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है जिनके लिए आपने इसको बिल्ड किया। तो लिहाजा C और C++ के लिए हम कंपाइलर को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं, अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो वो एक अनदर कोड जनरेट करेगा जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और उसी ऑब्जेक्ट कोड को फिर हम मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये नीचे एक डायग्राम बना है जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है सोर्स कोड। जब उस सोर्स कोड को हम कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करेंगे और अगर उसके अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं होगा वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होगा, और मशीन कोड के बाद उसको हम डायरेक्ट आगे प्रोसीड कर सकते हैं आउटपुट के अंदर। इसका एक बाकायदा अलग से एक लेक्चर होगा कि हाउ टू राइट, हाउ टू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, डिबग एंड लिंक प्रोग्राम। ये अलग से इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर आपको मैं ये डिटेल से बताऊंगा, और एक सैम्पल प्रोग्राम को भी हम रन करके उसमें देखेंगे। अनदर ट्रांसलेटर है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है कि जो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को ऑल एट वंस कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जितनी भी आपने लिखी हैं वो एक वक्त में एक स्टेटमेंट को में कन्वर्ट करेगा। इट मीन्स कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम एट वन टाइम, नॉट एज अ होल। इसका मतलब ये है कि ये एक वक्त में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा, तमाम स्टेटमेंट्स को ऑल एट वंस कन्वर्ट नहीं करेगा। फिर इंटरप्रेटर का अनदर जो एडवांटेज है वो ये कि इसमें एरर डिटेक्शन बहुत इजी होता है। एरर डिटेक्शन का मतलब ये है कि जिस लाइन में ये एरर होगा ये वहीं पे अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देगा और उसके बाद ये एरर जनरेट करके आपके सामने रख देगा। फिर जब तक आप उसमें से उस एरर को ख़त्म नहीं करेंगे तो आगे वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए इंटरप्रेटर के अंदर एरर को डायग्नोज करना, एरर को फाइंड आउट करना बहुत फास्ट होता है। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज है कि ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, हम इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। और इसका अनदर डिसएडवांटेज ये भी है कि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता, बिकॉज इट कन्वर्ट स्टेटमेंट एवरी टाइम इट इज़ एग्जीक्यूट। यानी आप जितनी दफ़ा भी उन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करेंगे तो वो हर दफ़ा नए सिरे से उन इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट से एंड तक ट्रांसलेट करेगा। जहाँ भी एरर होगा वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा और उसको आप रिमूव करेंगे एरर को, देन ये आगे प्रोसीड करेगा। तो बेसिकली हम इंटरप्रेटर को वीबी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये एक हमारे पास अनदर ट्रांसलेटर था। इंटरप्रेटर को हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सबसे ज़्यादा हम कंपाइलर को इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पे आपके सामने इसका भी डायग्राम बना है, सोर्स कोड है और उसको आगे ट्रांसलेट करेगा इंटरप्रेटर और फिर उसके बाद उसको आउटपुट में हम लेके जाएंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक ट्रांसलेटर रह जाता है जिसको हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा ये किसी और इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये नीचे आपके सामने एक एग्जांपल बनी है जिसमें असेंबली लैंग्वेज की कुछ इंस्ट्रक्शंस है, मूव ई सी एक्स ई बी एक्स। बेसिकली एक अलग से सब्जेक्ट आता है असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी बाद यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक अलग से सब्जेक्ट है जिसमें हम ज़्यादातर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली जैसे हार्ड डिस्क की कोडिंग करना चाहते हैं, आपके हार्ड डिस्क किस तरह से फंक्शनिंग कर रही है, रैम किस तरह से फंक्शनिंग कर रही है, प्रोसेसर किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है। तो लिहाजा इस तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं उनको एक बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती है असेंबली लैंग्वेज। तो लिहाजा उसके लिए हम असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस के लिए हम असेंबलर को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हैं मैंने एक लिखा हुआ है असेंबलर प्लस लिंकर। लिंकर भी बेसिकली एक प्रोग्राम है जो आपके इंस्ट्रक्शन जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं और जो आपकी एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उनको कंबाइन करके तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। तो ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ये हमारे 3 ट्रांसलेटर्स थे। अब इसको अगर शॉर्ट्स ओवरव्यू करें, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो ऑल एट वंस तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है अगर उसके अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं होगा। कंपाइलर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा, उस ऑब्जेक्ट कोड को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हर लैंग्वेज का एक अपना ट्रांसलेटर होता है। इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो वन स्टेटमेंट एट वन टाइम ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर के अंदर एरर डिटेक्शन इजी होता है बिकॉज जिस लाइन में एरर होगा वहीं पे स्टॉप कर देगा, और इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता। बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द एडवांटेज एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज जो है उसके कहता है यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं। सी लैंग्वेज का सबसे पहला एडवांटेज, ये एक कन्वीनियंट लैंग्वेज है। कन्वीनियंट का मतलब होता है सूटेबल, यूज़फुल, ईजी। यहाँ पे कन्वीनियंट, सी इज़ अ वेरी सूटेबल और यूज़फुल लैंग्वेज। मैनी कम्प्लेक्स टास्क कैन बी परफॉर्म ईजिली इंस्टेड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग करना चाहें तो हम कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो ऑलरेडी प्री डिफाइन है, वो बार बार चेंज नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सी लैंग्वेज को लिखने का रूल्स रेगुलेशन वही हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, जो बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर भी होंगे। सो सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को हम इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको इजीली हम मॉडिफाई भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं। उसके बाद मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी का मतलब ये होता है कि सी लैंग्वेज हमें अनदर एडवांटेज ये प्रोवाइड कर रही है, अगर आपका प्रोग्राम, अगर आपकी लॉजिक काफ़ी कम्प्लेक्स है, काफ़ी लेंथी है, इट मीन्स कि उसकी मल्टीपल लाइंस हैं, बेशुमार लाइंस हैं, उन तमाम लाइंस को रीड करना, अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप उसको स्मॉल पीस ऑफ कोड में डिवाइड भी कर सकते हो। सो मॉडुलैरिटी मीन्स द डिवीजन ऑफ योर लॉजिक इनटू द स्मॉल पीस ऑफ कोड। सो दैट पीस ऑफ कोड कैन बी कंपाइल इंडिपेंडेंटली। आप उनको अलग अलग भी रन कर सकते हैं और आप उनको मर्ज करके भी रन कर सकते हो। उसके बाद है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये अपर और लोअर केसेस के अंदर डिफरेंशिएट कर सकता है। तो मोस्टली जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनको हम लोअर लेटर्स के अंदर लिखते हैं और जितने भी हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ उनको हम अपर केसेस के अंदर लिखेंगे। उसके बाद अनदर है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस को हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ कि मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शन जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हैं वो बेशक आपने इंटेल कंप्यूटर पे अगर आप वो कोडिंग की है तो आप उसको किसी अदर मोटरोला प्रोसेसर या AMD प्रोसेसर पे भी रन करना चाहो तो आप कर सकते हैं। सो ये मशीन इंडिपेंडेंस है। उसके बाद हार्डवेयर कंट्रोल। इट मीन्स वी कैन राइट द एफिशिएंट प्रोग्राम टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कि आप कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए C और C++ के अंदर कोडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि C और C++ एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जिसका कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस पे एक ज़्यादा कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। स्मॉल लैंग्वेज है बिकॉज इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स हैं, इसमें प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स बहुत कम हैं जिसकी वजह से ये एक स्मॉल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी इसको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाया भी जाता है और इसको इस्तेमाल करके हम बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स को लिख भी सकते हैं
और वो काफ़ी कामयाब भी हैं। इसको हम फास्ट कोड जनरेशन सिर्फ इसी वजह से कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। तो कंपाइलर तमाम इंस्ट्रक्शंस को ऑल एट वंस एग्जीक्यूट करता है। सो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट कोड वेरी क्विकली जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम के अंदर हम प्रोग्राम्स को कंपाइल करके तो उनको आगे रन भी करना चाहें तो हम उसको रन कर सकते हैं।